हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स और फिर हमने बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स भी उसके क्लियर किए थे। बाकी के बचे कॉन्सेप्ट्स हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत है, सभी का अभिवादन है। वेलकम टू आवर चैनल। हम जल्दी से बाकी के बचे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या होती है और उसके बारे में डिटेल जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जब किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखूं, a plus b plus heat gives you c, तो इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं कि a b से रिएक्ट कर रहा है, हीट आ रही है और c बन रहा है। हमारे रिएक्टेंट ने हीट को एब्जॉर्ब किया और c को बनाया। तो जब a और b ने हीट एब्जॉर्ब की तब जाके c बना। तो इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक का मतलब देखो शब्द कैसे बना हुआ है, एंडो और थर्मिक। एंडो का मतलब हीट और एंडो का मतलब एंडो का मतलब इनसाइड और थर्मिक का मतलब हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब कि हीट को हमने एब्जॉर्ब किया है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट को हमने अब्सॉर्ब किया है। अगर किसी रिएक्शन में हीट को अब्सॉर्ब किया गया है तो वो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से है। इसकी डेफिनेशन होगी when reactants absorb heat, reaction is known as endothermic reaction। जी हाँ, जब किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हम इसके एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट में हीट डालता हूं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल याद हो गई होगी। हमने पिछली दो वीडियोस में इस एग्जांपल को काफी बार कवर किया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में हीट एब्जॉर्ब की और दो हिस्सों में टूट गई। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो क्या होगी, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन ही क्या होती हैं, जी हाँ एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि हमने हर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया था। आप किसी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन को देख लो तो उसको तोड़ने के लिए, किसी भी डीकंपोजिशन को टूटने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। तो अगर रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी तो वो किस तरह की हुई, वो एंडोथर्मिक हुई। तो हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट all decompositions almost all decomposition reactions are endothermic reactions। endothermic reactions, हम ये कह सकते हैं कि लगभग सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक का मतलब समझा कि जब रिएक्टेंट साइड पे हीट को एब्जॉर्ब किया जाए तो क्या होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। अब हम एक्सोथर्मिक भी देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक जस्ट इसके अपोजिट है। एक्सो शब्द का मतलब है आउटसाइड, आउटसाइड बाहर। एक्सो का मतलब आउटसाइड, थर्मिक का मतलब हीट। एक्सो का मतलब आउटसाइड और थर्मिक का मतलब हीट। एक्सो का मतलब आउटसाइड और थर्मिक का मतलब हीट। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट इज गिवन आउट, अगर किसी रिएक्शन में in a reaction if heat is given out, reaction is called exothermic reaction। For example, A plus B gives you C plus E। तो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड C बना रहे हैं तो इसमें हीट इवॉल्व हो रही है।
हीट इवॉल्व हो रही है, हीट गिवन आउट हो रही है, तो वो रिएक्शन किस तरह की होगी? वो होगी एक्सोथर्मिक, बिल्कुल एक्सोथर्मिक। जब भी किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही हो तो हम उसको क्या समझेंगे? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हीट किसी रिएक्शन में, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हीट किसी रिएक्शन में इवॉल्व आउट होती है, बाहर निकलती है, तो वो एरो के राइट साइड में होगी। जी हाँ, हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि हमें पहचानना है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो पहचानने के लिए हम ये देखेंगे कि हीट राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। अगर हीट एरो के लेफ्ट साइड में है या फिर एरो के ऊपर भी है, तब भी वो क्या होगी? एंडोथर्मिक। बट अगर हीट एरो के राइट साइड में है, तो ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट गिवन आउट हुई है। किसी रिएक्शन से हीट अगर बाहर निकल रही है तो वो क्या होगी? वो एंडोथर्मिक नहीं, सॉरी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, माफ कीजिएगा। जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल, इसके हम एक रियल एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, हमारी बॉडी की एक वाइटल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस में। पर फिलहाल के लिए मुझे आपको ये समझाना होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक की एक सेटिस्फैक्टरी की है एग्जांपल है, सेटिस्फैक्टरी एग्जांपल है जो इसको सेटिस्फाई करती है। आ जाइए हम देखते हैं कैसे होती है रेस्पिरेशन। तो इसके लिए हमें थोड़ा बायो की तरफ चलना होगा। रेस्पिरेशन होता क्या है? जब हम किसी सब्सट्रेट को हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब आप पूछेंगे सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होते हैं जो चीज हम खाते हैं डेली में, हमारी डाइट में होता है। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी सबस्ट्रेट। जैसे कि हमने स्टार्च खाया, हम रोटी खाते हैं, रोटी वीट से बनी हुई है। वीट क्या है? वीट एक स्टार्च का पॉलीमर है, जैसे स्टार्च बोलते हैं। जो हम ब्रेड खा रहे हैं वो भी स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होगा तो वो कई सारी शुगर्स में ब्रेक होता है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो शुगर्स में ब्रेक होता है। वो हम बायो में पढ़ेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके सारे जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होते हैं, छोटे छोटे मैक्रो, छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक होते हैं। उसी प्रकार से रेस्पिरेशन में हमने देखा कि जब हमारे हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंच चुका है, हमारे हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक कर देते हैं CO2 प्लस वाटर। इसमें ब्रेक कर देते हैं हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से CO2 और वाटर में ब्रेक कर देते हैं, और साथ में हमें मिलती है 38 ATP की एनर्जी। कितनी? 38 ATP की एनर्जी, वो भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। मैं यहां पर इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन किया, हमें मिला CO2 और वाटर और 38 ATP की एनर्जी। एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ हीट। ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि हीट और एनर्जी एक ही प्रकार की चीजें हैं। हीट और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं, दोनों के यूनिट्स भी इसीलिए सेम है। हम हीट को भी जूल में मेजर करते हैं और एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, देखिए आप, रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया CO2 और वाटर में, और हमें 38 ATP की एनर्जी रिलीज हुई। तो रिलीज जब हुई तो ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल हो गई? जी हाँ, ये एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है, इस वजह से ये किसकी एग्जांपल है? ये है एक्सोथर्मिक की एग्जांपल। आई होप कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे, एक टॉपिक है कोरोजन और एक टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या होते हैं ये दोनों चीजें? कोरोजन और रेंसिडिटी। सबसे पहले मैं कोरोजन की बात करता हूं। कोरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ upper layer, removal of upper layer of any metal is called corrosion, is called corrosion। अगर किसी भी मेटल की सबसे अपर लेयर रिमूव होने लग जाए, सबसे ऊपर वाली सतह रिमूव होने लग जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि कोरोजन हो रहा है। कोरोजन का मतलब है कि जब मेटल की ऊपरली सतह, सबसे ऊपरली सरफेस, बिल्कुल अपर मोस्ट सरफेस क्या होने लग जाए? रिमूव होने लग जाए। अब वो रिमूव होगी कैसे? कई अटैकिंग रिएजेंट्स हो सकते हैं।
वो रिमूव हो सकती है बाय एयर, बाय अटैक ऑफ एयर, इट कैन बी विद वाटर, और इट कैन बी विद any other agent, any other agent like shock, etc. So if you look at, this is very easy. If any of these attacking reagents are responsible for removal of the metal layer, then it is said to be corrosion. Corrosion is a very simple process. इसको हम बिल्कुल सिंपल समझना है कि कभी भी किसी भी मेटल की सबसे अपर मोस्ट सरफेस रिमूव हो रही है, वो रिमूव किसकी वजह से हो रही है, या तो हवा से हो रही है, या पानी से, या कोई और एजेंट, शॉक वगैरह, जिस वजह से वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। अब रस्टिंग क्या होता है, बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है, स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन रहता है कि रस्टिंग और कोरोजन एक ही चीज है। जी नहीं, रस्टिंग कोरोजन का एक एग्जांपल है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब आयरन, Fe मींस आयरन, आयरन को अगर ऑक्सीजन और वाटर मिल जाए तो वाटर और एयर की प्रेजेंस में इस पे अटैक हो जाता है और आयरन का बन जाता है ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, इसी को हम रस्ट बोलते हैं। जी हाँ, रस्ट, जंग लग जाना, रस्टिंग प्रोसेस है। रस्टिंग में आयरन को वाटर और एयर दोनों के अटैक से उसकी ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिस वजह से रस्ट बन जाती है। और ये कोरोजन की एक एग्जांपल। देखिए आयरन मेटल है, मैंने क्या बोला, कोरोजन क्या था, मेटल की सरफेस का रिमूव होना। आयरन मेटल है, जी हाँ, तो आयरन में कोरोजन को एक स्पेशल नाम दे दिया, आयरन में कोरोजन को एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या दे दिया, कि रस्टिंग हो रही है। हालांकि गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, बाकी मेटल में भी तो कोरोजन होती है, कोरोजन तो सब में होती है, चाहे वो गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, पर इनमें कोरोजन होने में टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि उनमें जंग नहीं लगती, पर आपने सुना है कभी कि सोने में जंग लग गई? नहीं, क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव है, उनको पानी और हवा से फर्क ही नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा कम रिएक्टिव है, इसलिए उनकी कोरोजन इजीली नहीं होती। आयरन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और इसकी कोरोजन हो जाती है। बस इसकी कोरोजन को स्पेशल नाम दिया गया है। तो कोरोजन क्यों, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं आयरन की क्या हो गई, रस्टिंग हो गई। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। समझ में आया, कोरोजन और रस्टिंग का फर्क है। रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन की, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। समझ में आया, कोरोजन किसी भी मेटल की हो सकती है, कोरोजन किसी भी मेटल की हो सकती है, बस आयरन के केस में उसका नाम क्या हो जाता है, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो ये हुआ कोरोजन का कॉन्सेप्ट। अब रस्टिंग, सॉरी रस्टिंग तो हो गया अपना, अब है रेंसिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी? अब ये रेंसिडिटी किस चिड़िया का नाम है? रेंसिडिटी हम समझते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कह लो या फिर स्पॉइलेज कह लो, खराब हो जाना, स्पॉइलेज। ऑक्सीडेशन और स्पॉइलेज, ऑक्सीडेशन और स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स इज कॉल्ड रस्टिंग। अब ये ऑक्सीडेशन हो कैसे रही है? ये होती है माइक्रोबियल, ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये सब अपने माइक्रोब्स होते हैं। मान लो गर्मी का टाइम है, हमने बाउल में क्या ले रखी है, हमारी सब्जी, हमारे घर में रात को सब्जी बच गई, वो हमने एक बाउल में रख के, बस हमारी ये गलती हो गई, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा, आप लोग भूल गए उसको रखना, तो क्या होगा? अगर हमने सब्जी को किचन में ऐसे ही रख दिया खुला, तो सुबह क्या होगा भाई, वो खराब हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्यों खराब हुई? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गई। क्यों ऑक्सीडाइज हुई? क्योंकि उसमें बैठे बैक्टीरिया बाहर से चले गए माइक्रोब्स, इसमें एंटर क्या कर गए, इसमें एंटर कर गए माइक्रोब्स। जब इसके अंदर माइक्रोब्स एंटर कर गए तो माइक्रोब्स ने इस सब्जी की क्या कर दी, इसकी कर दी ऑक्सीडेशन, इसकी कर दी ऑक्सीडेशन, और सब्जी हो गई हमारी खराब। हाँ जी, स्पॉइल हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि गर्मियों में ही होता है, ये आप समझिए कॉन्सेप्ट। माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है, जो ये माइक्रोब्स हैं, इनकी जो एक्टिविटी है
इनकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा। माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है कब? जब जब टेम्परेचर क्या हो? हाई। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो तब माइक्रोब्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत बढ़ जाती है। माइक्रोब्स काम ही तब करेंगे, बैक्टीरिया वायरसेस एक्टिव होते हैं एट हायर टेम्परेचर, गर्मी पे काम करते हैं। अगर ठंड में ले जाएंगे तभी तो ये फ्रिज में सब्जी खराब नहीं हुई, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर बहुत नीचे है, वहां पर जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है ये हम वैसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि बैक्टीरिया वायरस लो टेम्परेचर पे काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी एंजाइम्स काम करना बंद कर देती हैं। वो ऑक्सीडेशन कर कैसे रहे हैं? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो कैसे रही है? बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया अपनी एंजाइम्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स भी एक तरह का प्रोटीन ही होती है। एंजाइम्स रिलीज करके वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, फूड को खराब कर रहा है, फूड को खराब कर रहा है। अब अगर एंजाइम्स ही काम करना बंद कर दे तो फूड भी तो बचा रहेगा। तो जब भी बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पर होते हैं, इस पे लो टेम्परेचर पर, बहुत ठंड, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इतनी ठंड में एंजाइम्स क्या हो जाती हैं? इनएक्टिव। एंजाइम्स क्या हो जाती हैं? इनएक्टिव। अब अगर एंजाइम्स ही काम नहीं कर रही हैं तो फिर फूड की ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, फूड बचा रहता है। तो इस प्रोसेस को हम रेसिडिटी बोलते हैं। अगर गर्म टेम्परेचर पर फूड पार्टिकल्स क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो गए, खराब हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिडिटी बोलते हैं। आई होप कि आपको रेसिडिटी भी समझ में आ गई और कोरोजन भी समझ आ गई। इसके साथ हमारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं। लास्ट बचा है हमारा एक टॉपिक, वो भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, और वो बचा है बैलेंसिंग। आइए हम बैलेंसिंग समझते हैं। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग क्या है? मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, आयरन प्लस वाटर गिव्स यू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। आयरन प्लस वाटर गिव यू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के कई स्टेप होते हैं। बैलेंस का पहले तो मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन? बैलेंसिंग का मतलब होता है, व्हाट इज बैलेंसिंग? The number of atoms, the number of atoms of all elements, of all elements must be same, must be same on both reactant and product side. मतलब अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर किसी भी एलिमेंट को चेक करें और उसके एटम जो नंबर है, एटम के जो नंबर है, कितने एटम्स हैं, वो दोनों साइड बराबर होने जरूरी है। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स, चाहे वो रिएक्टेंट साइड है, चाहे वो प्रोडक्ट साइड है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड है, अगर दोनों साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। अभी रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी ये हम चेक करते हैं। तो इसके कई स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले आप देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। पहला स्टेप क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं। आपको फर्स्ट स्टेप देखना है। स्टेप 1 क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब यहां पर पूरी इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? जी आयरन के हैं। देखिए चेक करिए, आयरन यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 सॉरी आयरन के यहां पर 3 एटम्स हैं। अब 3 एटम तो किसी और के है ही, आयरन के 3 एटम्स हैं। तो अगर यहाँ पर आयरन 3 है तो रिएक्टेंट साइड में भी हमें आयरन 3 करना होगा। यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जहां भी आप चेक करेंगे तो आप बैलेंस करिए, दोनों साइड पर एटम्स को बैलेंस करिए। अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें तो प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास आयरन के कितने एटम्स थे? 3। और रिएक्टेंट साइड पर कितने थे हमारे पास? रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1 था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों दोनों तरफ 3 हो गए। यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हो गए, यहाँ भी 3, दोनों तरफ 3 एटम्स हो गए, दोनों तरफ 3 एटम्स बराबर हो गए। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स। अब ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो आप चेक करिए,
यहां पर ऑक्सीजन 4 एटम्स है, यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम, तो हम इसको 4 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, यहां भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। अब हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर पहले ऑक्सीजन का 1 एटम था और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन का 4 एटम्स थे, ऑक्सीजन के कितने थे, 4 एटम्स थे। तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तभी तो 4 हो गए। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर तो 1 ही था, पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, 1 था, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। अब हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दी। अब लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें। लास्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब इसको चेक कर लीजिए आप, हम फिर से देखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन का 1 मोल और एटम कितने हैं, 2। यहां पर हाइड्रोजन कितने एटम है, 4 into 2, 4 into 2 कितने हो गए, 8। यहां पर 2, तो यहां पर 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पर हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 8, और प्रोडक्ट साइड पर हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, जिससे हमारे 8 एटम्स कंप्लीट हो जाएं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब आप चेक कर सकते हैं कि सारे एटम्स बराबर हैं। आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, so our reaction is balanced। तो बैलेंसिंग इस तरह चेक करी जाती है। सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे किसके, दोनों तरफ उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फिर अगर कोई रेस्ट एलिमेंट रहता है तो उसको भी हम दोनों तरफ बैलेंस मल्टीप्लाई से कर देंगे। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। इसके साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज कर लेते हैं, जिससे कुछ भी बाकी ना रह जाए। इस चैप्टर में टोटल 11 एक्टिविटीज हैं। हम 1 बाय 1 सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए एक्टिविटी नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी में जो ये एक्टिविटी है, इसमें दिखाया गया है कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि प्लेट में हमने मैग्नीशियम रिबन रखा और उसको बर्न कर, हमें ये देखना है उसको बर्न करने के बाद होगा क्या। तो मैग्नीशियम रिबन को मैं आपको बताता हूँ, एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी मैग्नीशियम रिबन को, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम बर्न करेंगे मतलब हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर। क्या बन जाएगा, पाउडर। और ये इसका कलर याद रखना है, इसका कलर होगा डेजलिंग वाइट। तो आप याद रखें इस एक्टिविटी को कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन यानी कि बर्न कर रहे हैं इसको, तो ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा और बना क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी बैलेंस रिएक्शन हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बैलेंसिंग हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस कर देते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें वहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर 1 था, तो हम इसको भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई किसकी, इस एक्टिविटी की। मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के हिसाब से हेल्प से बर्न किया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि पाउडर होता है। यहाँ पर प्लेट में पाउडर कलेक्ट होगा और वो क्या होगा, पाउडर, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको कलर याद रखना है, कलर कौन सा होगा, कलर होगा डेजलिंग व्हाइट। ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। एक्टिविटी 2, इसमें हम देख रहे हैं टेक लेड नाइट्रेट इन अ सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू द सॉल्यूशन। इस बीकर में हमारे पास क्या है, एक बीकर,
कहते हैं टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस। ये देखिए लेड नाइट्रेट है हमारा, लेड नाइट्रेट में क्या ऐड कर दीजिए, पोटाशियम आयोडाइड, हम इसमें Ki को ऐड करें, पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करें, तो रिएक्शन क्या होगी, यहां पर होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जांपल आगे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, यहां पर होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते थे, तो यहां पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां का पॉजिटिव यहां से नेगेटिव से, Pb किससे जुड़ेगा, आयोडीन से, PbI2, और पोटेशियम किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रेट से, KNO3। जी बिल्कुल, बैलेंस कर दीजिए इस एटम को, यहां पर नाइट्रेट के दो हैं, यहां पर नाइट्रेट एक है, यहां से दो मल्टीप्लाई, अब यहां पर पोटेशियम दो हो गए तो यहां पर तो एक ही है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। जी हाँ, फास्ट एंड फास्ट आपको क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, समझना होगा। फिर से समझा देता हूं, यहां पर लेड 1 है, यहां पर भी लेड 1 है, यहां नाइट्रेट 2 है, यहां पर भी NO3 2 है, यहां पोटेशियम 2 है, यहां भी पोटेशियम 2 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन भी 2 है, बैलेंस है पूरी रिएक्शन। समझ में आ गई, ये क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एक्टिविटी नंबर 2, जहां पर लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, यहां पर बन गया लेड आयोडाइड, क्या बन गया, लेड आयोडाइड, और ये बन गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन को याद क्यों करना है, क्योंकि ये एक तरह की पीपीटी रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पीपीटी मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में घुले ना, डिसॉल्व ना हो, वो पाउडर के तरीके आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा। जब आप सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में चेक करेंगे तो आपको उसमें कलर्ड पीपीटी दिखेंगे, अलग अलग कलर की पीपीटी दिखेंगे। अब जो यहाँ पर ये PbI2 बन रहा है, जो ये PbI2 है, ये येलो कलर का बनेगा, येलो कलर पीपीटी तैयार होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि जब भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप करेंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब में PbI2 येलो कलर का पीपीटी दिखेगा ही दिखेगा। अब हम एक्टिविटी 3 करते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा, ये आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। एक्टिविटी 3 में क्या है कि जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे। एक्टिविटी 3 क्या है, एक्टिविटी 3 क्या है, एक्टिविटी 3 में हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने यहां पर भर रखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने बाहर से इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए, जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड। तो क्या होगा, ये रिएक्शन मैं आपको एग्जांपल्स में समझा चुका हूं डिस्प्लेसमेंट के, कि जब भी H2SO4 में जिंक ऐड होगा तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा और यहां पर बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये हमारी एक्टिविटी 3 हो गई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई जिंक की ग्रेन्यूल्स की। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 को अगर हम देखें तो ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या करा गया है कि एक बीकर में पानी लिया और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के सॉलिड क्रिस्टल्स डाले गए हैं। एक बीकर लिया, उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स, उनको हमने पानी में ऐड कर दिया। पानी लिक्विड है तो होगा क्या, यहां पर बन जाएगा स्लेक्ड लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, ये क्विक लाइन होता है। इसमें अगर पानी को ऐड कर दें तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है स्लेक्ड लाइन। क्या होता है, स्लेक्ड लाइन। ठीक है, ये रिएक्शन होगी और साथ में हीट निकलेगी बाहर। और जैसे कि हम इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कुछ ही देर पहले कि हीट बाहर निकल रही है, तो ये किसकी एग्जांपल है, जी हाँ ये किसकी एग्जांपल है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल। किसकी एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हीट इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन हुई कैसे वो भी समझा देता हूं आपको। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के पास कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, और वाटर को हम समझते हैं वाटर कैसे ब्रेक होता है, वाटर बना है H और OH से मिलकर। वाटर किससे बना है, H और OH से मिलकर ही तो वाटर बना है। तो इस H को अगर हम इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर कर दें, देखिए ध्यान से, अगर इस H को हम यहां पर ट्रांसफर कर दें तो ये भी तो OH बन जाएगा। तो कैल्शियम के पास एक तो ये OH हो जाएगा और एक ये OH हो जाएगा। तो कितने OH हो गए, 2 OH। तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए आप ये रिएक्शन कैसे हुई, पानी का जो एक हाइड्रोजन था वो यहां पर आ गया, इसके साथ जुड़ गया तो OH बन गया, और एक OH पहले ही था,
OH OH बोल के 2 OH हो गए, तो ऐसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई। स्लेट लाइन को क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई। ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? एक एक कॉम्बिनेशन भी है, ये भी आपको पता है। जी हाँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, कहीं समझाया था, जब दो छोटे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलकर एक लार्ज कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन का भी है, ये एग्जांपल एक्सोथर्मिक का भी है, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। ये हमारी एक्टिविटी 4 हो गई। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 5 के पास। एक्टिविटी 5 को देखते हैं। एक्टिविटी 5 भी डीकंपोजिशन की एक एग्जांपल है। एक्टिविटी 5 में हम कर रहे हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट ले रखा है। फेरस सल्फेट सॉलिड होता है, इसको हमने हीट किया, तो ये डीकंपोजिशन की एग्जांपल है। हीट किया, कौन सी डीकंपोजिशन? कमेंट्स में बताओ, कौन सी डीकंपोजिशन हीट करी है? थर्मोलिटिक, यस, थर्मोलिसिस हो रही है यहाँ पे। तो ये ब्रेक हो जाएगी Fe2O3 में, और साथ में इवॉल्व होगी दो गैसेस, याद रखिएगा, SO2 और SO3। ये दोनों गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और ये फेरस सल्फेट भी सॉलिड है। ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, ये टोटली बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी इसकी है, ये एक्टिविटी है डीकंपोजिशन की। रिएक्शन किसकी है? डीकंपोजिशन। FeSO4 ब्रेक हो रहा है इस चीज में। कैसे ब्रेक हो रहा है अभी देख लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं FeSO4 के? दो, FeSO4 और FeSO4। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि Fe कितने हैं यहाँ पर? दो, और हम SO4 को भी ब्रेक कर सकते हैं। हम SO4 को कैसे लिख सकते हैं? इस SO4 को मैं लिख सकता हूँ SO3 प्लस ऑक्सीजन, लिख सकता हूँ क्या? और इसको लिख सकता हूँ SO2 प्लस O2, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस 1 जोड़ दूं तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 3। 2 प्लस 1 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे? 3। अब इन 3 ऑक्सीजन को अगर मैं Fe2 से जोड़ूं तो क्या बन जाएगा? Fe2O3, और ये SO3 और SO2 ऐसे ही क्या हो गए? बाहर हो गए। एक बार फिर से समझा देता हूं। FeSO4 में दो आयरन है, और SO4 को हम क्या लिख सकते हैं? SO3 और एक ऑक्सीजन, और इस SO4 को मैंने लिखा SO2 और O2, है ना? O2 और 1 जोड़कर O3, और ये दो एटम इसके साथ जुड़ गए, बन गया Fe2O3, और SO3 और SO2 क्या हो गए? इवॉल्व आउट एज गैस। ये किसकी एग्जांपल है? डीकंपोजिशन की एग्जांपल। ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी 6 में हम देखते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करके। ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी समझाई है। अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट कर दूं तो क्या बनता है? जी मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में ये बताया था आपको कि लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूं तो तीन कंपाउंड्स, तीन एलिमेंट्स बनते हैं। कैसे कैसे? लेड की बन जाएगी ऑक्साइड, जी हां, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। बाद में हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस तो आप कर सकते हैं, बैलेंस बाद में भी कर लीजिएगा। फिलहाल हमें समझना है कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं रिएक्शन कर ही देता हूं बैलेंस। ये देखिए, अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं और इसके भी 2, तो लेड दोनों तरफ 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और ये 2 है, 2 into 2 4, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। 2 into 2 नाइट्रोजन कितने? 4। यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 है। यहाँ पर देखिए 3 2 6, 6 और 2, तो आप चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी, बैलेंस होगी रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों तरफ बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं। और ये रिएक्शन क्यों याद रखनी थी? क्योंकि इसमें NO2 का कलर क्या था? क्या आप बता सकते हैं NO2 का कलर? NO2 का कलर, NO2 का कलर मैंने बताया था आपको, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। किस कलर की? ब्राउन कलर की गैस होती है। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था ये कलर्ड रिएक्शन है। यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ये आपको याद रखना है। ये हो गई हमारी एक्टिविटी। ये भी डीकंपोजिशन की एग्जांपल है, ये भी आपको याद रखना है ये एक्टिविटी। तो हम आगे चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 भी मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस की एग्जांपल में कराई थी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है क्या हो जाएगा? हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्या? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमारा वाटर क्या हो जाता है? ब्रेक। अगर मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूं
अगर मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूं तो वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। इसको बैलेंस कर देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीजन से डबल बबल्स बनते हैं, आपको याद होगा, तो ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में। अब हम आगे चलते हैं इसकी अगली एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी 8 नंबर भी मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो मैंने समझाया था अगर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में हम सनलाइट को रिएक्ट करवा दें तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग, Ag अलग और Br अलग। ये भी हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हमने फोटोलिटिक डीकंपोजिशन की थी। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर फोटोलिसिस हो रही है, लाइट लेवल से ब्रेक डाउन हो रहा है। और हमने कलर भी याद किया था, कलर याद करिए, मैंने आपको कहा था कलर ब्लैक से ग्रेइश हो जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कलर भी चेंज होगा। तो ये एक्टिविटी भी किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन की। ये एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई क्योंकि पहले भी हमने समझी। अब हम आगे चलते हैं हमारी अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9, एक्टिविटी नंबर 9 ये बहुत एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। इस बीकर में हमने सॉल्यूशन भर रखा है, कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट। इसमें हमने कॉपर सल्फेट भर रखा है सॉल्यूशन, जो कि एक्वस सॉल्यूशन, क्या है वो, एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन को ऐड किया। अब हमें पता है कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन बीइंग मोर देन रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये इसको इसमें से डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसमें से बाहर निकालेगा तो हमारा बन जाएगा FeSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा बाहर। ये किसकी एग्जांपल है गाइस, ये डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। इट विल कंबाइन विद सल्फेट, इट विल कंबाइन विद सल्फेट। ये कंबाइन किससे हो जाएगा, सल्फेट से, आयरन का सल्फेट बन गया और वो बाहर हो गया। यहाँ पर भी कलर का चेंज होगा, यहाँ पर भी कलर का चेंज होगा। अब जो कॉपर सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, कॉपर सल्फेट होता है हमारा ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है हमारा, दिस इज ऑफ ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट किसका होता है, ब्लू कलर का। और जब ये कन्वर्ट किस में होगा, आयरन सल्फेट में, आयरन यानी कि फेरस सल्फेट में। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन। इसका क्या होता है, लाइट ग्रीन। कलर क्या हो जाएगा, मैंने उसी कलर से उसको लिख भी दिया, ये कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। कलर चेंज हो गया। ये क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेंगे जब भी किसी टेस्ट ट्यूब में, आपको बोला जाएगा जब भी किसी टेस्ट ट्यूब में हम बाहर से आयरन नेल्स इंट्रोड्यूस कर दें, क्या करते हैं, आयरन नेल को, आयरन नेल्स को इंट्रोड्यूस करें और इसमें सॉल्यूशन किसका हो, इसमें सॉल्यूशन हो कॉपर सल्फेट का, तो क्या होगा, आयरन नेल्स जैसे ही हम डालेंगे तो कलर ब्लू से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन। आप रीजन क्या दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये एक्टिविटी आपको पढ़नी है, बहुत इजी एक्टिविटी है। आयरन नेल्स को ऐड करते ही कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब आगे चलते हैं एक्टिविटी नंबर 10। अब ये भी बहुत इजी है, डबल डिस्प्लेसमेंट की एक एग्जांपल। ये कह रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले रखा है, किसका एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। हमने बाहर से एक और सॉल्यूशन इसमें ऐड किया, सोडियम सल्फेट का। इसका ऐड किया, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने ऐड किया। अब यहाँ पर हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है यहाँ पे हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट। हम चार्ज लगा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से, कैटायन एनायन से बेरियम का बन जाएगा सल्फेट और सोडियम का बन जाएगा क्लोराइड। ये हो गई हमारी रिएक्शन। और एक बात और, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है बेरियम सल्फेट का पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। हमें टेस्ट ट्यूब में पाउडर्स दिखेंगे, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे पीपीटी पाउडर टाइप बन जाएगा, जो किस कलर का होगा। अब आपसे कलर पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे कि बेरियम सल्फेट का किस कलर का पीपीटी बनेगा, तो आपको बताना है कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी।
तो ये आपको एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी याद रखनी है, एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट भी याद रखनी है। तो ये रही हमारी एक्टिविटी 1.10। अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो है चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी। हमारी लास्ट एक्टिविटी यहां पर हम रेडॉक्स रिएक्शन होते हुए देख रहे हैं। देखिए क्या किया है, इस चाइना डिश में कॉपर पाउडर ले रखा है। चाइना डिश में क्या ले रखा है, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर मतलब कॉपर सॉलिड ले रखा है। इसको ये हीट कर रहे हैं, इसको ये हीट कर रहा है। हीट कर रहा है मतलब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, मैंने आपको बताया था। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन जो है वहां एक है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम। बैलेंसिंग में हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम। यहां पर हो गई ऑक्सीडेशन। कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी। अब आपको इसमें भी कलर पूछेंगे। एक तो ये वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। दूसरा ये कलर चेंज भी है। कॉपर का जो कलर होता है वो रेडिश होता है, और कलर रेडिश से क्या हो जाएगा, रेडिश से क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये आपको क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। कॉपर जो ऑक्साइड, सॉरी यहां पर मैंने कॉपर ऑक्साइड नहीं लिखा, यहां पर लिखेंगे हम कॉपर ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लैक होता है, तो कलर यहां पे चेंज होगा रेडिश से ब्लैक। तो ये कलर चेंज रिएक्शन भी है, ये ऑक्सीडेशन भी है। ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर कलर का चेंज है। ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इजी हो गई, और इसके साथ हमारे सारे एक्टिविटी और सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, खत्म। हमने इस चैप्टर को बहुत ही थ्रूली रीड किया, हमने सारी एक्टिविटीज क्लियर की, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। अब आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो पहले कुछ सालों में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। आप पूरा मन लगाकर बोर्ड्स की तैयारी करिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको पूरी मेहनत से इन तीनों वीडियो को देखना है। तीनों वीडियोस में इस पूरे चैप्टर की थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज दी हुई है, पूरी कंप्लीट नॉलेज, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं। अगर आप इन 3 वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपको ये पहले चैप्टर पे पूरी पकड़ बन जाएगी, आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली दोनों तरफ से। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।